ठीक है। ठीक है। हाँ मैम। आवाज विवाज छोटी चाहिए क्या? मेरी विदाउट साइलेंसर आवाज है क्योंकि नहीं नहीं मैम, बढ़िया चल रहा है एकदम। हाय, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। सो आज की जो हमारी स्पेशल और बहुत ही सुंदर और प्यारी सी गेस्ट हैं शुभा वैद्य जी, जो कि एक बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। तो इनका जो सुंदर सा एक्सपीरियंस है लाइफ का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। हमारे लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपने क्लास 6th में ही ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि आपको आर्ट फील्ड में ही जाना है। सवाल ही नहीं उठता और बिल्कुल फर्म थी मैं मेरी बात पे। हाँ। तो नेचुरली जो मंजिल पानी रहती है उसी डायरेक्शन में हम लोग चले जाते हैं और उसी डायरेक्शन में चलती गई। आप कह रहे थे एडवर्टाइजिंग वगैरह भी आपने सीखी। नहीं, एडवर्टाइजिंग यानी जो कॉलेज था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट या जी। जेजे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट हम लोग कहते हैं, तो उसमें एडवर्टाइजिंग एक ब्रांच है, यानी फाइन आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इसी तरह एडवर्टाइजिंग या अप्लाइड आर्ट हम लोग कहते हैं। तो उस फील्ड में मैं गई थी और उसी के कारण इंदौर में शादी हो गई। अच्छा, उसी कारण इंदौर में आपकी शादी होगी। कैसे मैम? एक क्या है, एक फैमिली बिजनेस है हमारा अच्छा। जो एडवर्टाइजिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, यानी डिज़ाइनिंग फील्ड से, पैकेजिंग और प्रिंटिंग का। अच्छा। तो घर का माहौल भी वही था। मिस्टर शुभा भी आर्टिस्ट थे, है। हाँ। ससुर जी भी आर्टिस्ट थे, यहाँ के ललित कला के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स थे। जी। तो उस माहौल में बढ़ती गई और आज यहाँ तक पहुँच गई वाह हूँ। वाह वाह। मैम, अभी हाल ही में मैंने आपका पोस्ट भी देखा था जिसमें आप महाकुंभ में भी गई थी। हाँ, और वहाँ पे क्या इवेंट था मैम? वहाँ पे ऐसा था, मैं संस्कार भारती की मालवा प्रांत की चित्रकला विभाग का दायित्व मेरे ऊपर है। तो वहाँ एक हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें शोभा यात्रा थी। जी। शोभा यात्रा जो विभिन्न हमारे भारतीय वीरांगना या विशेष महिलाओं का ड्रेसअप करके हमें उस शोभा यात्रा में जाना था। जी। तो उसमें मैंने पद्मश्री भूरीबाई का ड्रेसअप किया था। हाँ। और झाबुआ से ही मैंने जो ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी उनकी भील की रहती है, वही लाई थी। सो मैम, ये ज्वेलरी भी आप डिज़ाइन करती हैं? हाँ, एक वो एक शौक है, पैशन है। अच्छा। तो जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से मोती लेके आती हूँ अरे या वाह। मटेरियल लेके आती हूँ, रॉ मटेरियल, जी। और वही माला में बनाती हूँ। करीबन 200-250 मालाओं का कलेक्शन मेरे पास है। अफ्रीका का भी है और आज जो मैंने माला ये पहनी है जी। वो नॉर्थ ईस्ट की है। नागालैंड में हम लोग आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे महिलाओं को या लड़कियों को कैंप के कारण उनको कुछ सिखाने के लिए। जी। तो वहाँ से भी बहुत सारी मालाएं लाई, बहुत सारा मटेरियल भी ले आई हूँ। नहीं, बहुत सुंदर लग रही है मैम। मैम, ये जो आप पेंटिंग करती हैं, तो मैम क्या वो किसी एक स्पेसिफिक इमोशन से जुड़ी हुई पेंटिंग्स रहती हैं? आपका क्या थॉट है जो आपको मोटिवेट करता है? नहीं, थॉट जब हम पेंटिंग करते जाते हैं वो थॉट डेवलप हो जाता रहता है। एक बेसिक थॉट मन में तो ज़रूर रहता है, लेकिन हमारा रफ स्केच और बाद में हमारे पेंटिंग का फाइनल कलाकृति, इसमें बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। जी। थॉट्स तो पॉजिटिव ही रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो मेरे जो पेंटिंग्स है वो ट्राइबल आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट के ऊपर हाँ। थोड़े से बेस्ड रहते हैं। ओके ओके। और जैसे मुझे बड़ी बिंदी पसंद है, बड़ी मालाएं पसंद हाँ है, हाँ हाँ। और वही मेरे पेंटिंग में आपको दिखाई देती है, क्योंकि जो मुझे पसंद है वही मैं पेंटिंग करती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका पेंटिंग है, उसका स्टाइल है, या फिर कहीं ना कहीं फोक आर्ट से भी जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। तो ऑल ओवर इंडिया आपने अलग अलग जगह ट्रैवल भी किया होगा, अलग अलग कल्चर देखे होंगे। गई हूँ, और उसके साथ ही पिछले यानी 2001 से अभी तक के करीबन 26-27 ट्राइबल और फोक आर्ट के कैंप मैंने इंदौर में किए हुए हैं। पूना में भी किया हुआ था। जी। तो उसके कारण फोक आर्ट और ट्राइबल आर्टिस्ट से बहुत सारी मुलाकात होती रहती है। जी। उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है, या हम लोग कहते हैं वो नेचर से रिलेटेड रहते हैं। जी। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को और सुनने को मिलती है। उनके जीवन शैली में भी सुनने को मिलता है, और वो कथाएं जो रहती है वो भी मालूम पड़ अरे वाह, जाती है। अरे वाह। मैम, आपको आज के टाइम में ऐसा लगता है क्या, क्योंकि आपने इतना बड़ा अपनी लाइफ का हिस्सा इसी में स्पेंड किया है, तो आपको क्या लगता है कि पेंटिंग जैसी जो आर्ट फॉर्म है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं?
ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ये हर एक कलाकार का विजन है। जी। उसके विजन के अनुसार ही वो कलाकृति निर्माण करता है। जो उसे अच्छा लगता है वो वही पेंट करता है। और कोई भी कलाकृति हम लोग कहते हैं कि माइनस और प्लस नहीं रहती, वो उसकी एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कलाकृति रहती जी। है। मैम कुछ नेगेटिव साइड भी होता है क्या आर्ट फॉर्म का, या क्या उसको एक करियर की तरह देख सकते हैं या सिर्फ हॉबी की तरह ही देख सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसको प्रोफेशनली आर्ट को डेवलप करना है वो उस तरह डायरेक्शन में जाए। जी। मुझे तो जाना नहीं था, इसलिए मैं उस डायरेक्शन में नहीं गई हूँ। एक कला सारथी के रूप में बहुत सारों को डायरेक्शन देती हूँ, और एक कला साधक हूँ जो जिंदगी भर साधना करती रहती हूँ। अरे वाह, वाह वाह। नहीं मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैम जैसा हम लोगों ने सबने कभी ना कभी आर्ट, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब किया ही हुआ है। पेंटिंग करने की कोशिश की है, ड्राइंग करने की भी कोशिश की है। तो जितना मैम अगर हम सर्वे के हिसाब से भी देखें तो उसको एक थेरेपी की तरह भी माना जाता है कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कलर्स के साथ आप ट्राई करिए, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कलाकृति हम लोग जब डेवलप करने बैठ जाते हैं, एटमॉस्फेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जिस एटमॉस्फेयर में जिस जगह बैठ के हम लोग काम जी। करते हैं वो हमारी रोज की एक जगह रहती है। लाइट डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक मुझे लगता है कंसंट्रेशन होने के लिए। और मैं सोचती हूँ ये एक हमारा है कि एक योगा ही है। कंसंट्रेशन बहुत सारा हो जाता है, भले ही वो गाने वगैरह चलते हो, लेकिन मन जो रहता है वो पेंटिंग कलाकृति में ही बसा रहता है। जी, सही बात। तो ये योगा ही हो सकता है। और अब तल्लीन होके काम करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मैम और ये सॉरी मैंने आपको कोई बीच में बात नहीं। काटा। मैम ये जो कलर्स होते हैं ये इंसान की पर्सनैलिटी से भी जुड़े हुए रहते हैं, ये साइकोलॉजी से? हाँ, साइकोलॉजी से भी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मन उदास रहता है तो नेचुरली हम ग्रेइश टोन में चले जाते हैं, हर कलर में ग्रे करते हैं। और जैसा नेचर, जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरा नेचर बहुत मस्तीला है, बहुत मस्ती भी करती हूँ और अभी भी मस्ती करती रहूँगी। हाँ। तो मुझे वार्म कलर्स ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और वाइट का मिक्सचर या टिन शेड्स मुझे पेंटिंग में बहुत कम दिखाई देते हैं। और हो सकता है कि कलर स्कीम के अनुसार मैं उसमें टोनल ग्रेडेशन भी करती हूँ, तो अलग अलग पेंटिंग के अलग अलग इम्प्रेशंस या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली मैम, क्योंकि हर चीज़ को हम रंग से जोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। किसी को कोई गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि तुम लाल कलर से लाल हेड से दूर रहो, और वाइट पहनो तो पीस में पीस का रहोगे। रहता है। ब्लैक और ग्रे थोड़ा सा वो, हाँ, अपसेट जोन में जा सकता है कि ऐसे रंगों से आप चले दूर रहो। जाते सही बात है मैम। मैम कौन आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है जब आप ये आर्टिस्ट की जर्नी आपने तय करी? एक साधक जो रहता है वो पग पग पे उसको गुरु मिलते जाते हैं और इंस्पिरेशन उनसे ही मिलता रहता है। ऐसे गुरु यानी जो हमें स्कूल में सिखाते हैं या जी। हमारे कॉलेज में हम लोग को सिखाते हैं, वो हमारे पहले गुरु ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये रास्ता हम लोग चलते जाते हैं तो बहुत सारे गुरुओं से इंस्पिरेशन लेते रहते सही हैं। बात है मैम, सही बात है। सो मैम, जो भी एस्पायरिंग लोग हैं, आज की जो यंग जनरेशन है जो आर्ट में भी जाना चाहती है या फिर हो सकता है नॉर्मली किसी और आर्ट फील्ड को चूज करना चाहती है, अब आर्ट को लेके क्या एक मैसेज दे सकती हैं उनको? मुझे ऐसे लगता है कि जो पसंद है, जो मैं करना चाहती हूँ, वही रास्ते पे उन्होंने जाना चाहिए। नहीं तो फिर घूम के हम लोग कहते हैं ना कि वैसी जगह पे आ जाते हैं। हाँ। जो रहा हुआ ज़िंदगी का कुछ रहता है वो हम पूरा करना चाहते हैं, तो पहले से ही हम लोग सही रास्ते से जाएं तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मंजिल पाने के लिए कष्ट तो बहुत है। किस रास्ते से जाना है ये अपने को ही सिलेक्ट करना है। और उसी रास्ते से जाने के लिए जितने भी दिक्कतें आए, परेशानियाँ आए, तो रुकना नहीं चाहिए, ऐसे मैं कहती हूँ। इंदौर कैसा लगता है आपको? इंदौर तो बहुत अच्छा लगने लगा है। वैसे बम्बई में जन्म था, बम्बई में पढ़ाई हो गई, लेकिन अभी क्या होता है कि इस माहौल में मुझे 50 साल हो गए। वाह, शादियों के 50 साल हो गए इसी साल में। क्या बात। तो बम्बई में जाने के बाद वो जो भागदौड़ की जो आदत थी वो मेरी अब यहाँ चली गई है। शांति के माहौल में रहना पसंद करती हूँ। और मस्ती का माहौल तो इंदौर में है ही, खाना मस्ती का है, सराफा बहुत अच्छा है। और वैसे जाते हैं बम्बई में खाबू गली हम लोग कहते हैं,
तो बम्बई का वड़ा पाव भी बहुत पसंद आता है। वाह। बम्बई जाती हूँ तो बम्बई एंजॉय तो करती हूँ, लेकिन अभी ऐसे लगता है नहीं, सबसे मेरा इंदौर ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं मैम, मैं समझ गई, आप इंदौरी हो चुकी हैं पूरी तरीके से। इंदौर में मैम जब से आपने शुरू किया, क्योंकि 50 साल बहुत लंबा टाइम होता है ये, तो कैसे ग्रो होते हुए देखा? कल्चर को सपोर्ट करता है इंदौर? कल्चर को उस समय तो एटमॉस्फेयर जो था वो बम्बई और इंदौर के एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। घर का माहौल भी अलग अलग था। जहाँ मैं लोकमान्य नगर में रहती हूँ वहाँ तो घर तो बिल्कुल गिनती के थे। जी। अब देखा जाए तो बहुत पूरा सारा बस चुका क्राउड है भी वो। हो गया है। यस यस यस। और कल्चर डिफरेंस तो आने लगा है। हम्म। उस समय का जो कल्चर था वो मुझे अभी यहाँ दिखाई नहीं देता है। मॉडर्नाइजेशन आ ही रहा है। ड्रेसअप में बहुत सारे चेंजेस है, क्योंकि जब मैं शादी हो गई तो मुझे यहाँ साड़ी ही पहननी रहती थी। अब धीरे धीरे मैंने भी सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया है। ये तो अच्छी बात है ना मैम। अच्छी तो नहीं लगती, एक वो कंफर्टेबल हम लोग जरूर कहते हैं, लेकिन एक हमारी इमेज रहती है, एक आर्टिस्ट की इमेज भी आर्टिस्ट रहती की है इमेज रहती कि साड़ी में देखना हो सकता है सबको ज़्यादा पसंद आता हो। यदि मैं छोटी सी बिंदी लगाती हूँ तो सामने वाले कॉलोनी की छोटी छोटी लड़कियाँ थी, ए शुभा काकू आज कितनी घाणेरडी दिसती है। अब घाणेरडी है ना बहुत गंदी, मैंने कहा क्या हो गया, वो तेरी बड़ी बिंदी है ना वो लगाया कर। तो ऐसे जो मुझे पसंद है सामने वालों की भी पसंद आ रहा है। क्योंकि एक बार जो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, लोग आपको कहीं ना कहीं उसी उसी इमेज में जोन में देखते देखना हैं। पसंद करते हैं ना। मैम इसके अलावा आपको क्या पसंद है, मतलब लाइफ में क्या चीजें करना अच्छा लगता है आपको? घर गृहस्थी तो है, अभी तो छुट्टी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं 2 बजे बाद, हाँ जब हाँ, मिस्टर सुबह खाना खा के ऑफिस चला जाएगा उसके बाद ही मैं फ्री हो जाऊंगी। वो फिर मैं 7 बजे आऊंगी। तक फ्री रहती हूँ। हाँ पेंटिंग के लिए मुझे यही समय मिलता है। हाँ। लेकिन जो कर्तव्य एक महिला का, एक घर का जो कर्तव्य है वो तो मैं कभी छोड़ना भी नहीं चाहूँगी। मेरी जो कला है वो सेकेंडरी रहेगी, घर मेरा पहला रहेगा। वाह, वेरी नाइस मैम, क्या बात है। आपकी बड़ी लाइवली सी पर्सनालिटी है मैम, और इतनी अच्छी कंटेजियस सी एनर्जी है। आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिल रही है। ओह! सफेद बालों में एनर्जी होती है क्या, ये मेरे को सवाल तुझसे पूछना चाहिए। नहीं मैम, मुझे तो लग रहा है ज्यादा एनर्जी होती है। अभी आपके मैम और भी आप लगातार ये आर्ट इवेंट्स वगैरह करती रहती हैं? हाँ, आर्ट इवेंट करती रहती हूँ और बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा कि कहीं एक आश्रम में रामायण के ऊपर ट्रेडिशनल, ट्राइबल और फोक आर्ट के पेंटिंग्स चाहिए। अच्छा। तो सभी ट्राइबल आर्टिस्ट को इकट्ठा करना है, उनका एक 8 दिन का कैंप करना है, उनसे पेंटिंग बनवाने हैं, और वो प्रोजेक्ट में अभी मैं काम कर रही हूँ। में एग्जीबिशंस वगैरह भी होती हैं आपकी? एग्जीबिशंस पहले तो बहुत इंटरेस्ट था, अब थोड़ा सा मैं पीछे हट गई हूँ। सोलो एग्जीबिशंस हो गए, ग्रुप एग्जीबिशंस हो गए, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी पेंटिंग भेजती हूँ। लेकिन अभी सिर्फ ऐसे लगता है कि कालिदास के लिए ही मैं पेंटिंग बनाऊँ। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट या ट्राइबल आर्ट या फोक आर्ट के जो शैली है उसी शैली में वहाँ काम लगता है, यानी वो कलाकृति बनानी रहती है। तो जो मुझे पसंद है वो वही कर रही हूँ। लेकिन अब ज़्यादा मेरे रिज्यूम के लिए करने की इच्छा नहीं है। जो शांति से मैं कर सकती हूँ वो मैं वही करूँगी। मैम मतलब सिर्फ आपकी बात ही ना करें, अगर हम एज अ पेंटिंग को एक ग्रुप की तरह काउंट करें कि बहुत सारे लोग हैं जो आप पेंटिंग करते होंगे, इसी फील्ड में है फुल टाइम, तो क्या मैम इसमें सरवाइव फाइनेंशियली किया जा सकता है, या किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो आती है क्योंकि हर एक को स्ट्रगल तो है किसी भी फील्ड में, यानी हम कला के क्षेत्र में ही जाए तो स्ट्रगल है ऐसा नहीं है, हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल है। और यदि हमको फाइनेंशियली साउंड होना है तो नेचुरली उस डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा और खुद का रास्ता खुद को ढूंढना पड़ेगा। गॉड फादर तो मिलता है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत जब मिलेगी तब वो लेनी चाहिए मदद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि मैम आर्ट में हमने देखा जैसे परफॉर्मिंग आर्ट अलग होता है, और जो पेंटिंग है वो एक तरीके का विजुअल आर्ट है। वो आपको कलर्स के थ्रू एक इमोशन डाल के आप जब उसे तैयार करते हैं, फिर उसको समझना भी मैम एक, मुझे लगता है टैलेंट है। कि क्या बनाया है। मैम आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है इतने सालों में
कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि क्या बनाई हैं? नहीं, जो मेरी पेंटिंग्स है वो हाँ। एक डायरेक्ट मैसेज है। अच्छा। यानी फिगरेटिव पेंटिंग में कोई भी कॉमन मैन भी समझ सकता है उसमें उसने क्या क्या देखा हुआ है। जी। लेकिन अभी जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं या मॉडर्न आर्ट हम लोग नया शब्द बोलते हैं, तो उसमें हमने जाके जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि कॉमन मैन या हम लोग भी उस पेंटिंग को अभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि जो सोच आर्टिस्ट की है वही सोच हमको उससे बात करके ही मिलेगी। हमारी सोच अलग रह सकती है, लेकिन फिगरेटिव पेंटिंग में डायरेक्ट मैसेज है और वो सबको समझ में आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग एक्टिंग की बात भी कर रहे थे, थिएटर है तो थिएटर में भी मैम बैकग्राउंड है तो उसमें बहुत सारा आर्ट का काम होता है, तो आपने ऐसी थिएटर या नाटक के लिए भी किया है कभी आर्ट या ऐसा तो पेंटिंग? नहीं किया और कभी हाँ। मौका ही नहीं आया वैसे करने का। हाँ। लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में मैं इतनी आगे बढ़ती गई, वो एटमॉस्फेयर मुझे मेरे घर से ही मिला है। तो पहले तो एक बिजनेस रहने के कारण प्रिंटिंग मशीन चलाना, अच्छा। फोटो यानी कैमरे के ऊपर काम करना, एडवर्टाइजिंग फील्ड का जो काम था वो करती थी। ससुर जी के डायरेक्शन में मैंने डिज़ाइंस भी किए थे। उस समय बहुत मज़ा आती थी, क्योंकि कैलीग्राफी, हिंदी कैलीग्राफी जनरली नहीं आती थी। जी। तो टाइपोग्राफी या हम फोटोकॉपी की जो मशीन से, वो उसी समय नई नई आई थी। अरे वाह। तो मैं जाके उनसे ही वो टाइप सेटिंग करवाती थी और वही डिज़ाइन पे चिपकाती थी। लेकिन जो ससुर जी थे उनकी कैलीग्राफी और उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर थी। तो कहीं ना कहीं उनसे भी बहुत सारा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मिलता गया। तो मम्मी, आर्ट और जो एक हाउसवाइफ की लाइफ है, ये आपने कभी, आपको लगा कि बैलेंस नहीं हो पा रही है? ऐसा तो कभी नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यदि मैंने शादी की है, यदि मैं शादी नहीं करती तो मेरी इंडिपेंडेंटली मैं सब कुछ कर सकती थी। लेकिन यदि मैंने शादी की है तो मेरा घर परिवार की एक जवाबदारी मेरे ऊपर है। ये मुझे लगता है आजकल थोड़ा सा कम दिखाई देता है। करेक्ट। नहीं है तो नहीं पर है। आपके लिए बहुत अच्छा रहा वो बैलेंस जो आपने बना के हाँ रखा। हाँ, वो घर में क्या रहता है कि नहीं बोलो तो सास ससुर जी रहते हैं, तो बच्चों को संभालने के लिए ना दादी जो रहती है वो बहुत लाड प्यार से संभालती थी, तो वो चिंता नहीं थी। और ससुर जी का गाइडेंस था। एकेडमी चलाई 22 साल, उसके बाद एज अ आर्टिस्ट काम करती गई और एक मेरी पहचान उसके कारण हो गई। नाइस। तो एकेडमी चलाते समय मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट के हमारे सर मिले, टिकेकर सर आए और मुझे कहा, शुभा ये एकेडमी क्यों चला रही है? मैंने कहा क्या हुआ सर, मज़ा आ रही है मेरे को सिखाने के लिए। नहीं, ये जो तेरी क्रिएटिविटी है, तू जो सोचती है उसको कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग हो जाता है। हम लोग जॉब करते हैं उसमें भी बाइंडिंग, क्योंकि वही एक रूटीन का हमको काम करना रहता है। हमारी सोच हम डेवलप नहीं कर पाते। उसके बाद जब फिर से टिकेकर सर मिले और उन्होंने मुझे कहा, नहीं शुभा तूने ये भी कर, लेकिन उसके साथ जो तुझे चाहिए वो तू शुरुआत कर। तो वैसे देखा जाए तो एज अ आर्टिस्ट मैंने 2008 में पहली एग्जीबिशन लगाई थी, उसके पहले एकेडमी ही चलाती अच्छा थी। मैम, कोई बिगिनर हो जो आर्ट में जाना चाहता हो या पेंटिंग में ही कर कुछ जाना चाहता हो, तो बिगिनर के लेवल पे आप क्या सजेस्ट करते हो कि यार ये इस चीज़ से आप शुरू कर सकते हो? नहीं, कभी कभी अभी देखा जाता है कि ये जो तुम्हारा वो छोटा सा यंत्र है ना, मोबाइल, तो सब जो आर्टिस्ट थे वो उसके ऊपर ही ज़्यादा देखते रहते, इमेजेस देखते रहते। खुद की इमेजेस या खुद का अभ्यास व स्वाध्याय वो करते नहीं है या कम करते हैं, मुझे मालूम नहीं। स्केचिंग बहुत कम करते हैं। क्योंकि मैम क्रिएटिविटी तो खुद उससे के डेवलप होगी ना, दिमाग से ही खुद उपज से से डेवलप आएगी। होगी। हाँ। ये देख के तुम कॉपी वर्क करते हो। अभी देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा ड्राइंग करती है, लेकिन उनकी जब फाइल देखती हूँ तो सभी मोबाइल के ऊपर से किया हुआ काम है। उसमें उनके थॉट्स, उनका विजन डेवलप नहीं होता, सिर्फ डेवलप होता है उसकी स्किल। राइट। तो स्किल डेवलप हो जाती है तो आप एक हैंडीकैप हो जाते हो। जब तक आप सामने से स्टडी नहीं करते उस चीज़ में मेरे को क्या लेना है और मेरे को क्या छोड़ना है, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी बैलेंसिंग, उसका कंपोजिशन, उसका स्पेस डिवीजन, ये जो सब बेसिक चीज़ें हैं वो स्कूलों में भी सिखाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि वो नहीं हो रहा है।
हमारे समय 6th और 7th में ही हमने इंटरमीडिएट एलिमेंट्री ग्रेड एग्जाम्स महाराष्ट्र की दी थी, वो अभी भी चलती है। जी। तो उसमें 6 पेपर्स रहते हैं, अभी उसका सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, लेकिन वो यदि हम करते हैं तो पूरा बेसिक नॉलेज हमको मिल जाता है। कॉलेज में फाउंडेशन कोर्स रहता है, उसमें सभी तरह के टेक्निक्स हम लोग सीखते हैं। हर एक कलर की क्वालिटी क्या रहती वो भी हमें समझ में आता है। पर्सपेक्टिव, कलर थियरी, ये सब जो बेसिक है तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, और होता है, नहीं होता, लेकिन दिखाई नहीं देता, ये बात सच्ची है। सही बात है मैम, लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, इसको भी अगर आप स्टडी करोगे तब आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलता है उसका। और मोबाइल वाली जो बात बोली आपने वो तो अनफॉर्चुनेटली सही है। नहीं, हम भी देखते हैं, यानी मैं भी देखती हूँ, लेकिन वो खिलौने से ज़्यादा मैं खेलती नहीं हूँ। अभी कभी कभी एक अनुभव मैं बताती हूँ। हम कभी एग्जीबिशन में जाते हैं, एग्जीबिशन में एक आधा पेंटिंग दिल तक छू जाता है और वो हमको हर वक्त याद रहता है, लेकिन बाकी के पेंटिंग क्यों नहीं समझ, यानी याद रहते, मालूम नहीं। एक आध दो पेंटिंग ही हम बाद में एग्जीबिशन के बाद घर आने के बाद सोचते हैं कि आज मैंने एग्जीबिशन में क्या देखा, तो वही कलाकृति हमको दिखाई देती है। बाकी की कलाकृतियां हम भूल जाते हैं क्योंकि उसका इम्प्रेशन सिर पे नहीं, मन पे प्रभाव हो जाता सही है। बात है, सही बात है, बिल्कुल। मैं भी मैम ट्राई करती हूँ कई बार पेंटिंग, पोस्टर कलर्स तो रहते ही है ना मैम, रहते ही है। क्योंकि वो बचपन में तो खरीदे ही हैं, पर कई बार अभी भी लेके रखे हुए हैं और ड्राइंग कॉपी पे मैं कोशिश करती हूँ क्या बनाऊँ, कुछ बना के देखती हूँ। मेरी एक फिक्स पेंटिंग है जो बनाती हूँ, शायद बचपन में मैंने कभी बनाई थी। हाँ। और वो एक ही पेंटिंग है जो मुझे आती है, कुछ नहीं, पहाड़ है, एक नदी है, एक घर है, चिड़िया उड़ रही है और सूरज है, बस ये दो, ये ही चीज़ें हैं। और वो पता नहीं मैं मेमोरी से जुड़ गया है, तो मैं, मेरा हाथ अपने आप ही चलता है, बस उसके अलावा कुछ। तो इसके लिए फिर तेरे लिए भी अभ्यास करना ज़रूरी है कि और विजन तेरा डेवलप करना पड़ेगा कि मैं और क्या चीज़ है, यानी यहाँ पे जो जो चीज़ें सामने पड़ी है उसका ड्राइंग निकालती जा। गार्डन में जाती है तो फूल कैसे है, तो नेचुरली वो स्केचिंग या ड्राइंग सीखती जाएगी और वो एक इमेज तेरे मन में आ जाएगी। तो पहाड़, घर और वही नदी नाले नहीं होते हुए कुछ अलग बनाना शुरू कर मैम देगी। कंसंट्रेशन और फोकस भी बहुत ज़रूरी है ना फोकस इसके बहुत लिए। ज़रूरी है, कंसंट्रेशन तो चाहिए, और लगाव होना किसी चीज़ से। यदि किसी से लगाव नहीं है तो वो हम लोग फोर्सफुली वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। कला के बारे में मैम इसमें कभी आपने ऐसा देखा कि पेंटिंग में मैम पर्पस भी रहता होगा ना, जैसे अगर हम कोई सोसाइटी को मैसेज देना चाहता है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा अपना फुलफिल करना रहता चाहता है। है, तो वैसे आर्टिस्ट भी रहते होंगे ना, आपका क्या मोटिवेशन रहता है कि आप फोक के लिए ही करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट यदि मिल जाता है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर भी पेंटिंग करना है, लेकिन रिलेटेड टू द ट्राइबल और फोक ही रहता है या फिगरेटिव ही रहता है। एब्स्ट्रैक्ट या सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जा पाती हूँ। सिंप्लीफिकेशन तो फिगर में भी मेरा सिंप्लीफिकेशन ही रियलिस्टिक नहीं है। और मैसेज तो देना है तो नेचुरली उस मैसेज के पीछे की बैकग्राउंड को अभ्यास करना, जी। और मिनिमम फिगर में या हमें टारगेट क्या मिल सके, मैक्सिमम टारगेट चाहिए। तो बहुत सारा मैं कंफ्यूजिंग उसमें डालूं मेरे पेंटिंग में तो नेचुरली मैसेज तो नहीं जा पाएगा। और जैसे हम लोग कहते हैं कि पोस्टर डिजाइनिंग एक रहता है, रास्ते से पे हम लोग जाते हैं तो पोस्टर हम लोग कितने सेकंड देखते हैं, या जो एडवर्टाइज है वो कितने सेकंड देखती है। तो हमारा जो मैसेज है वो पेंटिंग में हो या पोस्टर में हो, एट अ ग्लांस हमको समझना चाहिए कि इस पेंटिंग में क्या किया हुआ है। जैसे एक ट्राइबल आर्ट में था कि एक सर्प पर रहता है, सर्प सूरज को निगल रहा है, यानी वो सूर्य ग्रहण हो गया। चंद्र को निगल रहा है तो चंद्र ग्रहण हो गया। तो क्यों निगल रहा है ऐसे हम लोग कहेंगे तो एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, अरे यार तो ये सूर्य ग्रहण हो सकता है। हाँ, करेक्ट, क्योंकि वो काफी फिगरेटिव, जो आपने बताया, फिगरेटिव फिगरेटिव रहता है, तरीके से डायरेक्ट बनाया मैसेज गया है। हुआ रहता है। हर स्टेट का मैम अलग अलग कल्चर भी रहता है ना, तो कल- पेंटिंग के फॉर्म में भी वो लोग करते हैं ऐसा? कल्चर भी अलग है, थॉट्स भी अलग है, शैलियाँ भी अलग है, और उस स्टेट की वो शैली एक फेमस हो जाती है और उसी शैली से वो पहचानी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कहते हैं। ऐसे इतनी सारी शैलियाँ हमारे इसमें है। और एमपी भी बहुत रिच है मैम इस कल्चर में शायद। एमपी के अभी देखा जाए तो गौंड में आज ही आया है कि उसको इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस मिल रहा है, ऐसा कुछ आया है। वो हिंदी में मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जी।
तो हमारे यहाँ की गोंड है, भील है, उसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि ग्वालियर की एक शैली अलग है जो दीवाने के ऊपर करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स मैम क्योंकि एमपी में ही हैं जो अलग अलग। ऐसा नहीं है, बट हम देखते तो वेस्ट बंगाल में भी ट्राइब्स बहुत है, उनकी पट्टचित्र की शैली अलग है। और जो ट्राइब्स हैं उनके विषय तो नेचर के ही रहेंगे, वो हमारे कंटेम्पररी सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग बनाने लगे हैं, लेकिन रिलेटेड नेचर से ही रहते हैं। और नेचर की कथाएं, जैसे अभी डाली का हमने देखा था, हाँ। आया था अपने बातों में, डाली। तो डाली के पेंटिंग सर रियलिज्म है। हाँ correct। लेकिन ये हम लोग यदि ट्राइबल आर्टिस्ट की तरफ जाते हैं तो उनकी जो कहानियां हैं वो उससे भी और सररियलिज्म है, यानी और 2-4 स्टेप मैं सोचती हूँ कि और आगे है। Wow। बहुत क्रिएटिव रहती है और बहुत ही, यानी क्या कह सकते हैं, उनकी सोच जो है हम लोग भी नहीं सोच सकते। और मैम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पोर्ट्रेट्स या सिर्फ ह्यूमन बींग्स की पेंटिंग्स बनाते हैं। वो उनकी मास्टरी हो जाती है। जैसे वासुदेव कामत है, सुहास बहुलकर है, शंकर शिंदे अपने यहाँ के इंदौर के, जो उनकी मास्टरी थी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में, यानी मॉडल बिठा के उसका पोर्ट्रेट बनाना, ये उनकी मास्टरी थी। लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ ही उन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग शुरू कर दी है। यानी हम लोग कहते हैं ना, जैसे डिमांड आती होगी, पोर्ट्रेट एक अलग सब्जेक्ट हो गया, कंपोजिशन एक अलग सब्जेक्ट हो गया, तो हर कोई आर्टिस्ट जो रहता है सभी एस्पेक्ट में अपने को अच्छा करने की कोशिश करता है। मैम क्या आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या किस तरीके से कि मैं अपने थॉट को कुछ नया एंगल दे सकूं, ऐसी कुछ चीज़ें आप करती हो? मैं तो रुकना भी नहीं चाहूँगी, और यदि रुकूंगी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी, क्योंकि जो मन में चीज़ें आती है वो एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, तब तक शांति नहीं मिलती। लेकिन वही बात होती है, जब समय रहता है वो वही तभी होता है। ऐसे जब समय मिलेगा तो 12-1 बजे कब तक समय कट जाता है मालूम नहीं पड़ता। वो पेंटिंग में हम लोग बिल्कुल क्या कहेंगे, तल्लीन हो जाते हैं एकदम डेडिकेटेडली। और जब तक वो इफेक्ट नहीं आता तब तक उसके ऊपर काम करने की आदत हो गई है, क्योंकि मन बहुत अस्वस्थ रहता है, क्योंकि मेरे को अभी ये इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और उसके बाद भी वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मेरे को नहीं मिलता है कभी, समझ ले। तो वो पेंटिंग हम लोग ऐसे सामने रखते हैं, आते जाते उसको देखते जाते हैं। 2-4 दिन निकल जाते हैं, हो सकता है 2 घंटे में एक स्ट्राइक हो जाता है कि नहीं, इस पेंटिंग में मुझे ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मिस्टर है वो, मैं उनको क्रिटिक्स कहती हूँ कि हर पेंटिंग में वो कहते कि शुभा इसमें कुछ ज़रा कमी है। अब वो ज़रा कमी है वो जब एक्सप्लेन नहीं करते तब तक मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब वो घूमते घूमते पेंटिंग देखती हूँ तब तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें ये कमी आई हुई है। और वो कमी सुधारने के बाद ही मन को शांति मिलती है, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। हम आज आपसे मतलब ये जो हमारा कॉन्वर्जेशन रहा है बहुत ही, जैसे कि पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, बहुत लाइवली और एनर्जेटिक तो रहा ही है। और मैम की जो जर्नी हमने डिस्कस की है अबाउट आर्ट, पेंटिंग, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कहाँ तक आज वो आई हैं, उसमें स्कल्पटिंग, ज्वेलरी, पोस्टर्स, स्केचिंग, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो ओवरऑल ये जो कॉन्वर्जेशन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और आपकी स्माइल भी बहुत कंटेजियस है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि आपको स्माइल करते हुए देख के मुझे अपने आप ही स्माइल है मेरे चेहरे पे। अब एक तेरे को एक सीख देना चाहती हूँ। यदि मैं तेरे से जुड़ी हुई हूँ, मन से जुड़ी हुई हूँ, तो थैंक यू और सॉरी ना मैं किसको बोलती हूँ। और जो कोई बोलता है तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग जाता है, अरे यार मैं तो इससे तो दिल से जुड़ी हुई थी, इसने ऐसे ऐसे करके थैंक यू बोल के मेरा सब जो जुड़ा हुआ था वो सब ऐसे ऐसे झटक दिया, क्या पराया कर दिया। पराया नहीं, कर नहीं, दिया। बिल्कुल नहीं। ये ठीक है, वो एक हमारी आदत रहती है या फॉर्मेलिटीज रहती है, लेकिन सभी जगह फॉर्मेलिटीज निभाना भी नहीं चाहिए अपनों के साथ। वाह वाह, बस करिए मैम, मैं इमोशनल हो जाऊंगी नहीं तो। कैमरे और चैनल के लिए, हमारे दोस्तों के लिए थैंक यू, और मैम के लिए वापस ले लेती हूँ। थैंक यू। सो एक और बार बोल देती हूँ मैम जाते जाते, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू सो मच।